जिंदगी और मौत से लड़ रहे एक व्यक्ति को जब एक महिला डॉक्टर देखने के लिए जाती है तो जैसे ही वो देखती है उस व्यक्ति को तो घबरा जाती है। उसका जो शरीर है वो कांपने लगता है, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो उसका ही तलाकशुदा पति था जो कि पिछले 6 सालों से अलग रह रहा था। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी सुनने से पहले वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों के पास पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के पटना ज़िले का, जहां की एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर बहुत ज़्यादा हलचल है, क्योंकि वहां एक व्यक्ति नीचे लेटा हुआ है। उसको किसी ने वहां पहुंचा के छोड़ के भाग गया था। पूरी तरीके से वो जख्मी है, बहुत जगह से खून निकल रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, बस दर्द से कराह रहा है, कभी कभी चुप भी हो रहा है। सब लोग बस एक तमाशा देख रहे थे, कोई इसमें आगे बढ़ नहीं पा रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई पागल है, कोई भिखारी है। तो यह बात पूरे हॉस्पिटल में खबर फैल जाता है कि किसी ने गाड़ी से इसको पहुंचा के और छोड़ के चला गया। सबसे मेन बात यहाँ ये था कि अगर इसका इलाज होता है तो आखिर इसका खर्चा कौन उठाएगा। कोई व्यक्ति तो सामने आए, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल तो है नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो आखिर कोई ना कोई खर्चा उठाने वाला व्यक्ति तो चाहिए। यह बात लगभग आधा घंटे तक ये कोलाहल का माहौल, हलचल का माहौल रहता है। तो ये खबर अंदर डॉक्टरों के पास पहुंचता है कि एक ऐसा मैटर है, एक व्यक्ति जो कि भिखारी लग रहा है या पागल होगा, वो पूरी तरीके से जख्मी है, घायल है, बहुत शरीर से खून निकल गया है और दर्द से कराह रहा है। तो किसी ने राय दिया कि इसको बाहर रख करो, बाहर फेंकवाओ, पुलिस को कॉल करो। लेकिन एक डॉक्टर कहता है कि ठीक है, पुलिस को तो कॉल किया जाएगा, लेकिन तब तक इसको एडमिट कर लिया जाता है और इसका जो भी खर्चा होगा वो हम अपने पैकेट से करेंगे, इसका जो हर्जाना होगा हम देंगे, जो उसको जल्दी से एडमिट करो। अगर ऐसा बात है तो जो हॉस्पिटल के स्टाफ है उसको एडमिट करते हैं, तो उसका इलाज चालू हो जाता है। तो नर्स तुरंत इनके पास जाता है कि मैडम, शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है, तो खून देना पड़ेगा। मैडम कहती है कि ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। मैडम का नाम होता है डॉक्टर ममता। तो ममता कहती है कि ठीक है, मैं अभी आ रही हूं। वहाँ इलाज चल रहा होता है, ममता वहाँ जाती है। तो जैसे ही देखती हैं तो ये पूरा घबराने लगती है और बोलने का कुछ और बोलने लगती है कि जल्दी से सलाइन करो, जल्दी से इंजेक्शन लगा, फलना चिलना जो बोलना होता है बोलने लगती है। और जितने भी स्टाफ थे वो इन मैडम को देखने लगती है। तुरंत जाती है और जहाँ ब्लड रखा हुआ होता है वहाँ से ब्लड लाती है और ब्लड टांगने लगती है। सब मैडम को रोक रहा होता है कि मैडम पहले ग्रुप तो मिला लीजिए, इसका अभी जांच नहीं हुआ है, इसका क्या ग्रुप है, आप ऐसे ही कोई ग्रुप चढ़ा रहे हैं। वो किसी का नहीं सुनती है और एक और सलाइन चल रहा है, पानी चल रहा है और फिर एक दूसरे हाथों में ब्लड चढ़ने लगता है। यह बात एक पूरा अफरा तफरी का माहौल हो जाता है कि मैडम ऐसा कैसे कर रही हैं, और पूरा मैडम का जो शरीर है वो कांप रहा है, पूरा घबरा रही है मैडम। एक अजीब प्रकार का लग रहा था, कभी ये लग रहा था कि कभी मैडम कब रो देंगी पूरा। यह बात उस हॉस्पिटल के जो इंचार्ज है उनके पास पहुंचता है कि ममता मैडम जो है जो ऐसा कर रही हैं, और बिना ग्रुप जांचे ही एक जो लवारिस ऐसे ही आया था एक्सीडेंट किया हुआ, तो उसको ऐसे ही चढ़ा दी। वो तुरंत वहाँ पहुँचता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो जैसे उस व्यक्ति को वो जो हॉस्पिटल इंचार्ज है वो देखते हैं तो फिर लौट के चले जाते हैं। और क्योंकि 1 से 2 मिनट में पूरे हॉस्पिटल को यह बात पता चल गया था कि व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि इस मैडम के पति ही हैं। ये जो ममता है ये और ये जो व्यक्ति है जिसका कि नाम धनंजय है, ये दोनों का शादी लगभग 8 साल पहले हुआ था। ये जो ममता है ये मेडिकल के स्टूडेंट थी, मेडिकल पढ़ रही थी, एडमिशन का हो चुका था मेडिकल कॉलेज में। और फिर ये जो धनंजय है ये प्रोफेसर थे, बहुत कम उम्र में ये प्रोफेसर बन गए थे और फिर अपना ये प्राइवेट से कोचिंग भी चलाते थे, एक्स्ट्रा जो टाइम होता है उसमें।
तो दोनों का शादी होता है परिवार वाले की मर्ज़ी से ही शादी होता है, दोनों का भी जान पहचान था और परिवार वाले की मर्ज़ी से भी शादी होता है। ये जो धनंजय है इसको शायरी कविता लिखने का भी शौक़ होता है। अब क्या होता है कि इसके कोचिंग में जो प्राइवेट कोचिंग ये पढ़ा रहा होता है इसमें लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती है, सुंदर सुंदर लड़कियां भी होती हैं और सबका एज जो था वो कुछ कम नहीं था, ठीक ठाक एज था। कई बार ये जो मैडम हैं ममता वो अपने पति के कोचिंग में भी जा चुकी थी, तो कई लड़कियों को देखी भी थी और इसका जो पढ़ाने का अंदाज़ था धनंजय का थोड़ा मजाकिया था, शेर व शायरी क्लास में भी किया करता था ये। तो इसको थोड़ा सा अपने पति पे शक सा होने लगा, क्योंकि जितना एज की वो थी ममता थी उतना एज के इसके स्टूडेंट थे और लगभग उतना ही एज का धनंजय भी था, कोई ज़्यादा एज का फासला था नहीं, 2-4-5 साल का एज का फासला रहा होगा। अब क्या होता है कि ये जो ममता है इसको शक होने लगता है धनंजय पे। तो जब भी ये शेर व शायरी अपने घर में करता था, कोई कविता लिखता था और ऐसे ही अपनी पत्नी को सुनाता था, तो जो पत्नी जो है वो गुस्सा कर जाती थी और एक बार अगर कुछ सुना दिया हो तो 2-3 दिन के लिए वो घर में वो एक तनावपूर्ण माहौल रहता था। उससे कुछ वो नहीं बोल पा रहा है, उससे कुछ वो नहीं बोल पा रहा है, ठीक से मतलब कोई किसी से बात नहीं करता था। इस बात को ये समझता नहीं था ठीक से। ये बात धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। एक समय आता है कि ये जो ममता है बहुत गुस्सा कर जाती है और कहती है कि मैं सब कुछ जान रहा हूँ कि तुम क्या रंगरलिया मनाते हो, तुम पढ़ाते हो कि क्या करते हो, मैं सब कुछ जान रही हूँ। तो ये जो धनंजय है ये भी चुप नहीं बैठता है, ये कहता है कि अगर मैं गलत हूँ तो तुम भी दूध की धुली हुई नहीं होगी। मैं भी जानता हूँ मेडिकल कॉलेज के बारे में कि वहाँ क्या क्या होता है। अब दोनों में पूरा कहा सुनी होने लगता है, वो कहने में वो भी पीछे नहीं हट रहा है, वो भी पीछे नहीं हटता है। अब ये जो ममता है सोच रही होती है कि ऐसा क्या करे कि इसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो। वो जाती है, अलमीरा खोलती है और उसमें से जितना भी इसका जो लिखा हुआ था डायरी, जो भी पोएट कुछ भी अगर लिखता था, इसको लिखने का शौक़ था, उस सब को लाती है और जला देती है। जैसे ही अपनी आँखों के सामने में जलता हुआ सब कुछ देखता है तो वो इसको आँखों में जलने लगता है वो चीज़, और फिर वो ममता पे हाथ छोड़ देता है। हाथ छोड़ता ही नहीं, बहुत ज़्यादा पीट भी देता है। और जब बहुत ज़्यादा पीट देता है तो ममता कह उठती है कि मुझे तुमसे तलाक लेना है, मैं तेरे साथ रह ही नहीं सकती। तुरंत अपने मायके फ़ोन कर देती है, अपने ससुराल में भी फ़ोन कर देती है कि मैं अब तलाक लेना चाहती हूँ। अब क्या होता है कि सभी लोग बैठते हैं, बहुत ममता को समझाया जाता है, धनंजय को भी समझाया जाता है और ये भी कहता है कि मैं भी तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, अगर तुम अभी पेपर लाओ अभी मैं साइन करके तुमको दे देता हूँ। तो सभी लोग समझा रहे थे, दोनों को समझा रहे थे, दोनों पक्ष अपने अपने को समझा रहा था, क्योंकि दोनों शिक्षित परिवार था। एक मेडिकल में है, एक प्रोफेसर है, ट्यूशन भी चला रहा है, अच्छा खासा सब चीज़ चल रहा है, लेकिन कोई झुकने को तैयार नहीं है, कोई एक दूसरे का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत समझाने के बाद धनंजय है थोड़ा सा नर्म होता भी है, लेकिन ममता नर्म नहीं होती। ममता कहती है कि मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, तेरा हिम्मत कैसे हुआ कि तुमने मुझ पे हाथ उठा दिया। ये कह रहा है कि तेरा हिम्मत कैसे हो गया कि तुमने मेरा लिखा हुआ जला दिया। ममता बोलती है कि कागज़ जलाया मैं तुमको भी जला सकती हूँ। तमाम तरीके के लोग के सामने भी एक फिर कहासुनी होने लगता है। अंततः यह मैटर पहुँचता है कि दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होता है तो ये तो उसी रूम में रहता है जहाँ ये रह रहा था, लेकिन ममता जो है अपना सामान उमान लेके वहाँ से निकल जाती है, अलग एक फ्लैट ले लेती है, वहाँ वो रहने लगती है। रह तो अलग रही थी, लेकिन नज़र इस पे गड़ाए रखती है कि आखिर ये क्या क्या करता है। अब ये जो धनंजय है कुछ दिनों तक तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद ये शराब पीने लगता है। जब ये शराब पीने लगता है तो फिर धीरे धीरे जब शराब पी के कोचिंग जाने लगता है, जो वहाँ पढ़ा रहा था, तो वहाँ भी इसका प्रभाव कमने लगता है। शराब पी के ही कोचिंग में पहुँच जाता था, जिसके कारण से विद्यार्थी घटने लगे थे। एक समय ऐसा आता है कि इसका जो कोचिंग है 1.5 से 2 साल में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है।
लेकिन ये प्रोफेसर तो था ही, कॉलेज में जाता था, लेकिन अपना आदत इतना ख़राब कर चुका था कि रूम में अकेले रहता था, अपने रूम पे लड़कियों को भी बुला लेता था। उसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है जो खर्च होता था। कई दोस्त भी इसके वैसे हो गए थे शराब पीने वाले। तो पूरी तरीके से ये जो इसका जो स्वभाव था, पहले का जो ये स्वभाव था, उसको ये पूरी तरीके से बदल चुका था। अब वो पहले का धनंजय नहीं था, एक शराबी धनंजय बन गया था, अयाशी बन गया था। इसका बस एक ही काम था, जो भी सैलरी आता था उसको ये खर्च कर देना 1 महीने में। एक भी पहले से भी कुछ रुपया था, बैंक बैलेंस था, उसको भी ये खर्च कर चुका था। घर पर भी 1 रुपया नहीं देता था। धीरे 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 1-2 साल और बीतता है। फिर उसको अब प्रोफेसर में जो पढ़ाने जाता था कॉलेज में, वो जाने का भी उसको इच्छा नहीं करता है। फिर एक दिन वो रिज़ाइन देके यहाँ से गायब हो जाता है। और वही 2-3 साल के बाद फिर वापस आया था। लेकिन जब तक वो यहाँ था, जब तक वो प्रोफेसरी करता था, ड्यूटी करता था, तब तक वो जो ममता है उस पर नज़र बनाए रखती थी कि आखिर वो क्या क्या कर रहा है। वो कई बार देखती भी थी कि वो शराब पी के जा रहा है, लेकिन टोकती नहीं थी, गाड़ी में बैठे निकल जाती थी। और इसको अच्छा भी लगता था कि देखो मैंने छोड़ दिया तो सड़क पे आ गया, शराबी बन गया, क्या कर रहा है मतलब, और अपने वो मस्त थी। लेकिन जब से वो देखी कि ये प्रोफेसरी को रिज़ाइन देके गायब हो गया, कोई इसका अता पता ही नहीं है, तो थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है, खोजने की, पता लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कहीं से इसको पता नहीं चलता है। और वही 2-3 साल के बाद इसके सामने में अचानक से एक चोट खाया हुआ घायल रूप में वो पति मिलता है। उसका पूरी तरीके से इलाज करती है, लगभग 7-8 दिन तक इलाज चलता है। तो जैसे ही, लेकिन जब तक वो बेहोश रहता है, किसी को नहीं पहचान रहा होता है, तब तक वो 1 मिनट के लिए भी वहाँ से हटती नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको होश धीरे धीरे आने वाला था, तो वो साइड हो जाती है, सामने खड़ा नहीं रहती है, साइड हो जाती है। जब भी देखती है, पता चलता है कि वो सोया पड़ा है, तो आके देख लेती है, लेकिन फिर ऐसे वो साइड हो जाती है। किसी रूप में उस व्यक्ति को, धनंजय को पता नहीं चलता है कि मेरा यहाँ इलाज कौन कर रहा है, मैं सरकारी में हूँ कि प्राइवेट में हूँ, किसी प्रकार से उसको कोई जानकारी नहीं मिलता है। लेकिन सर्विस उसको पूरा मिल रहा था, जैसे कि कोई उसका अपना ख्याल रख रहा हो। वास्तव में उसका तो ख्याल कोई रख ही रहा था। अब समय आ जाता है कि नाम काटने का समय पूर्ण रूप से लगभग स्वस्थ हो चुका था। अब था इसको आराम की ज़रूरत, क्योंकि इसका जो पैर था वो फ्रैक्चर हो गया था, क्योंकि गाड़ी से इसको ठोका गया था। अब इसको घर ले जाना है, तो ये ममता करती है कि अपने ही जहाँ रहती थी वहाँ इसको ले जाती है। जब वहाँ इसको ले जाती है, दिन में ले गई थी, पूरे दिन इसके सामने में नहीं रही। धनंजय बार बार सभी से पूछ भी रहा था कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, तो कोई कुछ ज़्यादा बताता भी नहीं था, बस अपना काम से मतलब रखता था, जो उसको कहा गया है वो काम करता था। फिर क्या है कि रात में कोई नहीं होता है, धनंजय बेड पर लेटा हुआ होता है। पागल का स्थिति ऐसे था क्योंकि उसने लगभग 1-1.5 महीना से स्नान भी नहीं किया था और एक ही कपड़ा पहना हुआ था। ममता जो है जो सामने जाती है और कहती है कि हम लोग कहाँ थे और कहाँ आ गए। जैसे ही धनंजय देखता है अपनी पत्नी को, तो इसका भी एक अलग प्रकार से इसका फीलिंग जगता है। वो भी अपने आप पर अफसोस करने लगता है। दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो कुछ समय तक देखते ही रह जाते हैं। ममता तो पहले देखी थी, लेकिन नज़र कभी नहीं मिला था। तो जब दोनों का नज़र मिलता है तो दोनों एक अलग प्रकार से एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों को इस बात का एहसास भी हो रहा था कि हमने कुछ गलत किया है, हमने बहुत कुछ खोया है। ममता कहती है कि मैं आप पे नज़र बनाए रखता था कि आप शराब पी रहे हो, लेकिन आपने रिजाइन क्यों दे दिया। तो धनंजय कहता है कि पता नहीं, एक दिन मेरे मन में आया कि रिजाइन दे देना है, अब ये सब नौकरी वोकरी नहीं करना है। फिर मैं रिजाइन दे के पंजाब चला गया। जब पंजाब गया तो वहाँ
गया था घूमने के हिसाब से, कुछ पैसे मेरे पास थे तो पैसे लेके गया था, लेकिन पैसे वहाँ मेरे खो गया, किसी ने चुरा लिया, पता नहीं चला। फिर मैं वहाँ लंगर चलता था तो मैं वहीं पे गुरुद्वारा के पास रहने लगा, जहाँ सड़क पे सभी रहते हैं, वहाँ मैं रहने लगा। लगभग 2-2.5 साल तक मैंने वहाँ रहा। फिर अचानक से मेरा मन आया कि नहीं फिर चलते हैं, तो ऐसे ही गाड़ी में बैठ गए। वहाँ ऐसे बैठे रहते थे तो कोई आके पैसे भी दे देता था, और फिर मन में आया कि नहीं चलते हैं, अपना घर चलते हैं। तो फिर ट्रेन में बैठ गए और ये बोला कि यहाँ अभी मैं उतरा ही हूँ, और उतर के जैसे ही नीचे आ रहा था तो एक गाड़ी वाला ठोकर मार दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। दोनों पूरी रात बात ही करते रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि रात कब ख़त्म हो गया। सुबह होता है, फिर ममता जो है वो खाना बना के लाती है, देती है। फिर उनका ड्यूटी हो गया था, ड्यूटी जाने का समय हो गया था। फिर ड्यूटी ख़त्म होता है तो फिर आते हैं, फिर साथ में बैठ जाते हैं। वो बेड पे पड़ा रहता था, जो भी काम है करना, बाथरूम कराना है, जो भी करना होता है ममता अपने हाथों से करती है। दोनों अपनी अपनी गलतियाँ खुद से बता रहे थे, अपने अपने किए पर सभी दोनों अफसोस कर रहे थे। सबसे ज़्यादा अफसोस जो है ये ममता कर रही थी। फिर से दोनों ये सोचते हैं कि हम लोग फिर से शादी करेंगे, क्योंकि तलाक कानूनी रूप से हो गया था। तो कानूनी रूप से तलाक हो गया तो फिर से उसको शादी करने के लिए फिर से शादी करना पड़ेगा। फिर से रजिस्ट्रार के पास जाते हैं और फिर अपना मैरिज फिर से शादी कर लेते हैं। फिर ये जो धनंजय है, इसको वो कहती है कि आप फिर से अपना कोचिंग ही स्टार्ट कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है प्रोफेसरी का, वहाँ फिर से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोचिंग ही चलाइए, हम लोग इसी में खुश रहेंगे। हम लोगों ने बहुत कीमती समय खो दिया। दोस्तों, इस कहानी कहने का बस मेरा इतना उद्देश्य है कि छोटी छोटी बात को लेकर लोग इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं कि उनको अफसोस के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। जैसे कि आप इस कहानी में देखा कि 8 साल पहले भी वही थे, 8 साल बाद भी वही हैं। ये समझ उनको अगर उस समय आ जाता तो इनका जो ये समय बर्बाद हुआ, ये बर्बाद नहीं होता। एक अच्छा खासा व्यक्ति जो पागल बन गया वो पागल नहीं बनता। तो बस यही है कि कोई भी चीज़ अगर आपके मन में आता है, कोई भी भाव आता है तो उसको समझिए, और यह भी समझिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, और रिजल्ट के आगे भी सोचिए कि अगर हम कदम उठाते हैं तो आगे मेरे साथ क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, हम लोग किस प्रकार से एडजस्ट कर पाएंगे। तो अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।